सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ राठौर और मैं क्लास 7th में पढ़ रहा हूँ। आज मैं आप सभी लोगों की सेवा में लेकर हाजिर हूँ चंपारण सत्याग्रह की पीडीएफ। तो चलिए भाइयों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आज के टॉपिक को देखें और इसके अर्थ को समझें तो चंपा का अर्थ होता है चंपा के पेड़ और अरण्य का अर्थ होता है वन, अर्थात चंपा के पेड़ों का वन। यहाँ दूसरा शब्द है सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के साथ आग्रह करना या विनती करना। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था। यह आंदोलन 15 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। लोकेशन के हिसाब से देखें तो चंपारण की पश्चिमी सीमा यूपी और उत्तरी सीमा नेपाल के बॉर्डर से लगती है। जब ये आंदोलन हुआ था तब तो चंपारण एक ही जिला था, पर 1972 में इसको दो भागों में बांट दिया गया और दो नए जिले बन गए, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। और भाइयों, बात उस समय की है जब महात्मा गांधी 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के एनुअल अधिवेशन में भाग लेने हेतु आए हुए थे। इसी अधिवेशन में बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल भी आए। यहाँ वो बाल गंगाधर तिलक जी से मिलने आए हुए थे, क्योंकि उस समय तिलक जी एक प्रसिद्ध नेता थे और उस समय महात्मा गांधी को तो बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और हम में से काफ़ी लोग जानते हैं कि हमारे देश में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राजकुमार शुक्ल जब तिलक जी से मिलने के लिए और उनसे चंपारण के नील के किसानों की समस्या के बारे में कुछ करने को कहा कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि यहाँ एक बहुत बड़े नेता जो वकील भी हैं अधिवेशन में भाग लेने आए हैं, जो अभी कुछ दिन पहले ही अफ्रीका से वापस आए हैं। अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद नीति का विरोध करके अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। बाल गंगाधर तिलक ने राजकुमार शुक्ल से कहा कि आप मोहनदास से बात कर लीजिए। फिर क्या था, शुक्ल जी लग गए मोहनदास जी के पीछे और उनसे मिलकर चंपारण की समस्या के बारे में बताया कि अंग्रेजी सरकार जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाती है, जो उन्हें 3/20 में से हर 3 हिस्से में नील उपजाना जरूरी है, अन्यथा किसानों को प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ हिसाब लगाएं तो किसानों की कुल भूमि के 15% भूमि पर नील उपजाना जरूरी था। 3/20 × 5/5 बराबर 15/100। इसी को हम 3 कठिया पद्धति कहते हैं। हर एक बीघा में 3 कट्ठे नील उपजाना होता था। राजकुमार शुक्ल ने मोहनदास जी को बताया कि नील की खेती करने से वह भूमि बंजर हो जाती है। नील उपजा भी लें तो अंग्रेज, जिन्हें नीला कहा जाता था, कि वे अपने मनमाने दाम पर खरीदते थे, जिससे किसानों को कुछ नहीं बचता है। मोहनदास ने रामकुमार शुक्ल से नील के किसानों की समस्याएं सुनी और थोड़ी नानुकर के बाद चंपारण चलने के लिए तैयार हो गए। देखिए भाई, गांधी जी भी तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। जब कोई सत्याग्रह या आंदोलन शुरू किया जाए तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होकर उनका साथ दें, जिससे गांधी जी का भारत में पहला मूवमेंट पूरी तरह सफल रहे। 3 महीने बीतने के बाद गांधी जी कलकत्ता से पटना होते हुए 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे। रास्ते में गांधी जी का जगह जगह खूब जोर शोर से स्वागत हुआ। बड़े बड़े नेता और वकील भी गांधी जी के साथ इस आंदोलन में जुड़े। इनसे जेवी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहरूल हक, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और महादेव देसाई प्रमुख थे। चंपारण के किसानों ने गांधी जी और इतने सारे नेताओं को एक साथ देखा तो वे भी पूरे जोश से सत्याग्रह में शामिल हो गए। अंततः अंग्रेजी सरकार को चंपारण के नील के किसानों की समस्या को समझकर बात माननी पड़ी। नील के किसानों की समस्याओं को समझने के लिए एक कमेटी बनाई गई
और गांधी जी स्वयं इस कमेटी के सदस्य बने। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप नंबर 135 सालों से चली आ रही नील के किसानों को तिनकटिया पद्धति से मुक्त कर दिया गया। किसानों को उनकी जमीन पर अपनी मर्जी से फसल उगाने का अधिकार मिल गया। किसानों को खुद जमीन का स्वामित्व मिल गया, अर्थात वे उसके मालिक बन गए। नंबर 4, अंग्रेजों ने जो अवैध वसूली किसानों से की थी उसका 25% भाग अर्थात चौथाई भाग किसानों को वापस कर दिया गया। इस प्रकार भारत में चंपारण की जमीन पर गांधी जी द्वारा किया गया अहिंसक सत्याग्रह पूरी तरह सफल रहा। गांधी जी एक अहिंसक नेता के रूप में जनता के सामने उभर कर आए। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर मोहनदास को महात्मा की उपाधि दी। यहीं से ये मोहनदास गांधी महात्मा गांधी के नाम से फेमस होने लगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।